हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक पादप जंतु उत्पादन, जो हमारा अध्याय नंबर जो है फर्स्ट चल रहा था और एग्री बायोलॉजी का, और उसमें हम बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, क्वालिटी ओके है। हाँ, तो देखो, ट्रांसजेनिक जीव उत्पादन एवं महत्वपूर्ण उदाहरण, इसमें यदि मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो देख लेते हैं ट्रांसजेनिक। देखो, ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं। तो देखिए, जिन पादपों में वांछित लक्षण के लिए बाहरी डीएनए उपस्थित होता है वह ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। है ना भाई, सीधी सी बात है। कोई भी प्लांट है और उस प्लांट में यदि हमने कोई भी जो बाहरी बाहरी कह दो या वांछित लक्षण वाला जो डीएनए है वो हमने यदि डाल दिया, सुनना ध्यान से, यदि किसी भी प्लांट स्पीसीज में यदि हमने उसके अलावा कोई बाहरी डीएनए या बाहरी जीन, वांछित डीएनए वांछित जीन यदि हमने डाल दिया है, तो हम उस प्लांट को या उस स्पीसीज को क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक कह देंगे। पादपों में वांछित लक्षण उत्पन्न करने के लिए विभिन्न जीनों जंतु पादप को निवेशित करने के पश्चात निवेशित जीन द्वारा उत्पन्न लक्षणों तथा उनकी अभिव्यक्ति का अवलोकन करते हैं। तो ये याद रखना है, पादपों में वांछित लक्षण उत्पन्न करने के लिए विभिन्न जीनों को निवेशित करने के पश्चात निवेशित जीन द्वारा उत्पन्न लक्षणों तथा उनकी अभिव्यक्ति का अवलोकन करते हैं। यानी कि भाई सीधी सी बात है, हमने कोई डीएनए डाला है, उस डीएनए का जो है क्या प्रभाव है, उस हमने कोई जीन डाली किसी जीव में, हमने किसी न किसी एक विशेष लक्षण के लिए हमने जीन डाली, इसीलिए हमने उसको ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। तो उस जीन का या उस डीएनए का किस प्रकार का जो है लक्षण प्रकट होता है, क्या अभिव्यक्ति उसकी जो है, क्या परफॉर्मेंस रहती है, इस बात को देखा जाता है, अवलोकन करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आपका जो पहला प्रश्न बनता है वो क्या बनता है? ट्रांसजेनिक पादप से पहला प्रश्न क्या बनता है कि जिन पादपों में वांछित लक्षण के लिए भारी डीएनए उपस्थित होता है वह ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, पादप कोशिका में जीन स्थानांतरण की विधियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए, जीन स्थानांतरण की विधि हमने बात की, भाई इस पादप में, इस पादप नंबर 2 में हमें किसी अन्य पादप से क्या करना है? जीन का, इसमें से हमने क्या ली? जीन ली, या हम कह सकते हैं डीएनए हमने लिया और उसको हम दूसरे प्लांट में जो है क्या कर रहे हैं? स्थानांतरित कर रहे हैं। तो स्थानांतरण की जो विधियां हैं वो किस प्रकार की होती हैं, हम किस प्रकार से इस जीन या डीएनए को हम इस प्लांट में डाल सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, उसकी दो विधियां यहाँ पर जो है बताई गई हैं। एक है बाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण, यानी कि हम कोई भी बाहक का कार्य नहीं कर रहे हैं। बाहक मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई जीव या ऐसा कोई हम कह सकते हैं जीनोम भाग जो वांछित डीएनए जो होता है उसको अपने साथ ले जाता है दूसरे जीव में, तो वो उसकी बात कर रहे हैं बाहक। लेकिन पहली विधि क्या है? बाहक अणु रहित, यानी कि हम सीधे तौर पर हम क्या करेंगे? इस डीन या जीने को हम सीधे डायरेक्ट जो है इजेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट जो है स्थानांतरित कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष स्थानांतरण। बाहक अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष रूपांतरण, यानी कि सबसे पहले जो डीएनए होता है या वांछित डीएनए आप कह सकते हैं, जो वांछित डीएनए होता है उस वांछित डीएनए को वेक्टर के साथ, बाहक के साथ जोड़ा जाता है, ये आपको पता ही है। और मैंने बताया था यदि किसी वांछित डीएनए को किसी बाहक या वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे पुनर्योजक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और अब हम क्या करते हैं? इस वेक्टर जो जिसमें वांछित डीएनए होता है उसको प्लांट में जो है डाल देते हैं। एक ये विधि है, एक डायरेक्ट विधि है, एक हम वेक्टर का यूज कर रहे हैं, बाहक का यूज कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, दो विधियां हैं। अब देखो, दो विधियों में सबसे पहला है बाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण। सुनिए, किसी जैविक बाहक कारक की सहायता के बिना डीएनए को पादप कोशिकाओं में प्रवेश कराने तथा स्थायी रूपांतरण प्राप्त करने की क्रिया को सीधा जीन स्थानांतरण कहते हैं।
आई बात समझ में? कि किसी जैविक कारक की सहायता के बिना 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 किसी जैविक कारक की सहायता, जैविक कारक यहां पर जो है हमने जो बात हुई बाहर की बात हो रही है। बाहर में जैसे मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड हो सकता है बाहर, अन्य और जो हैं ईकोलाई हो सकता है, ईकोलाई का प्लाज्मिड मतलब ये है। तो कोई भी जैविक कारक की हमें सहायता नहीं लेनी है, उसकी सहायता के बिना डीएनए को पादप कोशिकाओं में प्रवेश कराने तथा स्थायी रूपांतरण प्राप्त करने की क्रिया को सीधा जीन स्थानांतरण कहते हैं। तो अगर आपसे यहाँ से परिभाषा आ जाए, यहाँ से आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है कि सीधा जीन स्थानांतरण परिभाषा लिखिए। सीधा जीन स्थानांतरण बिना किसी बाहर के सीधे जीन का कोशिकाओं में जो स्थानांतरण है, डीएनए का कोशिकाओं में जो स्थानांतरण है, उसे हम सीधा जीन स्थानांतरण कहते हैं। प्रत्यक्ष रूपांतरण की निम्नलिखित विधियां हैं। अब देखो मैंने आपको दो विधि बताई, दो विधि में से मैंने आपको पहली विधि बाहर अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण बताया, इसकी परिभाषा बता दी। अब इसी बाहर अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण की भी विधियां होती हैं। तो अभी हमारा पहला ही चल रहा है। कौन सी विधियां होती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको जो है समझना होगा। विधियां भी आपको लिखने को आ सकती हैं। तो देखिए सबसे पहली विधि है इलेक्ट्रोपोरेशन। अब सुनना ध्यान से, बहुत दिमाग से कंसंट्रेशन से सुनना भाई, बिना कंसंट्रेशन के आपको समझ में नहीं आएगा। इस विधि में पादप कोश का निलंबन, प्लांट सेल सस्पेंशन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। इसमें क्या है, सबसे पहले ये मान लो ये अपना कोई विद्युत क्षेत्र है। क्या है, इसमें विद्युत क्षेत्र जो है प्रभावित हो रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र जो है प्रवाहित हो रहा है। हमने यहाँ पर किसी कोश का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल, को रख दिया। तो देखिए इस विधि में पादप कोश का निलंबन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर जो है बिजली प्रवाहित हो रही है, कम एम्पियर की हो सकती है। हमने रख दिया, किसको रख दिया भाई, हमने कोशिका को रख दिया, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप धनायन कैथोड की तरफ और ऋणायन एनोड की तरफ गति करते हैं। अब सुने, अब हो सकता है इसमें जो है बहुत सारे जो हैं चार्जेज आयन हो सकते हैं। तो जो धनायन होता है वो तो कैथोड की तरफ गति करता है और ऋणायन क्या करता है, एनोड की तरफ। आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था जो डीएनए होता है, डीएनए पर चार्ज कैसा होता है, डीएनए पर ऋणात्मक चार्ज होता है। तो डीएनए किसकी तरफ जो है गति करेगा, डीएनए एनोड की तरफ गति करेगा। क्लियर है भाई यहाँ तक, यही आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब हमने प्लांट सेल सस्पेंशन निलंबन जो है, अब सेल के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, और भी अन्य जो हैं इसमें सेल में कोशिका के अंदर होते हैं, है ना। तो किसी न किसी पर धनायन आवेश होता है, किसी पर ऋणायन होता है। जो धनायन होते हैं वो कैथोड की तरफ और ऋणायन होते हैं एनोड की तरफ, इन्होंने गति कर दी, जिससे ध्रुवित कोशिकाभित्ति पोलराइज सेल वॉल अध्रुवित हो जाती है। यानी कि इसका मतलब समझिए कि जिससे ध्रुवित यानी कि पोलराइज्ड सेल वॉल अध्रुवित हो जाती है, ये याद रखना है। यानी कि आपको पता है जो सेल वॉल जो है भाई, सेल वॉल जो रहती है ये जनरली पादप में पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो जब पूरा सेल जो प्लांट सेल सस्पेंशन होता है, पादप कोश का निलंबन होता है, उसमें बहुत सारे जो हैं कोशिकांग होते हैं। कोई एनोड की तरफ गति करता है, कोई कैथोड की तरफ गति करता है। तो ऐसी स्थिति में जो कोशिका होती है वो डीपोलराइज हो जाती है, अध्रुवित हो जाती है, मतलब कहीं भी गति नहीं करती है ना। तो ये याद रखना है, जिससे ध्रुवित कोशिकाभित्ति अध्रुवित हो जाती है। अध्रुवित कोशिकाभित्ति पुनर्योगज डीएनए के प्रवेश के लिए पारगम्य होती है। अब सुनिए भाई,
अब यहाँ पर जो है क्या होगा, एनोड कैथोड की तरफ गति कर दिए, ये कोष्ठा है, ये क्या है, कोष्ठा है, और कोष्ठा कौन सी है, पादप कोष्ठा है, पादप सेल है। पादप सेल की तरफ जो है क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति जो है क्या हो जाती है, जब हम इस पूरी की पूरी सेल को विद्युत क्षेत्र वाले विलयन में रखते हैं तो जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी हो जाती है, वो कैसी हो जाती है, अध्रुवित हो जाती है, अध्रुवित हो जाती है। अध्रुवित का मतलब है कहीं भी एक तो गति नहीं करती है, और दूसरा ये किसी के आने और जाने पर कोई भी रोक नहीं लगाती है, कोई भी इसके अंदर प्रवेश कर सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। मतलब अध्रुवित, जब कोशिका भित्ति अध्रुवित हो जाती है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कोशिका भित्ति पारगम्य हो जाती है। पारगम्य का मतलब है किसी पदार्थ का अंदर आना बाहर जाना। तो कोशिका भित्ति इस प्रकार से हो जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति अध्रुवित हो जाती है, इसका मतलब कोशिका भित्ति पारगम्य हो जाती है। अब इस कोशिका भित्ति के अंदर डीएनए आ सकता है और बाहर डीएनए जा सकता है। तो इस प्रकार की जो है ये जो है कोशिका भित्ति हो जाती है, ये कब होती है, जब हम पादप कोश का जो निलंबन है उसको हम कहाँ पर डाल रहे हैं, हम उसको विद्युत क्षेत्र में डालते हैं तब, ये आपको याद रखना है। तो अब क्या हुआ, अध्रुवित कोशिका भित्ति पुनर्योजक डीएनए के प्रवेश के लिए क्या हो गई, पारगम्य हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जो है हम डीएनए को प्रवेश करा देंगे, कोई भी बाहर का उपयोग नहीं करेंगे। हम जो इलेक्ट्रोपोरेशन जो तंत्र होता है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अंदर प्रवेश करा देंगे डीएनए को। डीएनए जब कोशिका में अंदर प्रवेश कर गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम चाह रहे थे रूपांतरण की प्रक्रिया, स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। यानी कि हमारा डीएनए कोशिका के अंदर पहुंच गया है और हमारी स्थानांतरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो हमने डीएनए को प्रवेश करा दिया है। इस विधि से मक्का, तंबाकू, धान, गेहूं आदि में सफल जीन स्थानांतरण किए जाते हैं। एक व्यवस्थित और आसानी से पुनर्जनित होने वाला ऊतक जैसे अवयस्क मक्का भ्रूण का रूपांतरण इलेक्ट्रोपोरेशन तंत्र द्वारा किया जा सका है। तो याद रखना है, अवयस्क मक्का भ्रूण का रूपांतरण इलेक्ट्रोपोरेशन तंत्र द्वारा किया जा चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो मक्का का जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो मक्का के एम्ब्रियो का हमने स्थानांतरण किया हुआ है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोपोरेशन तंत्र के द्वारा। तो ये याद रखना है, क्लियर है। तो हमने क्या किया था, पुनर्जनित होने वाला जो ऊतक था, पुनर्जनित मतलब रीजनरेट, ऐसा ऊतक जिसमें क्वालिटी है अपने आप को रीजनरेट करने की। लाइक जैसे छिपकली में आप पूंछ काट दो तो छिपकली की पूंछ दोबारा से उठ के आ जाती है, दोबारा से आ जाती है, क्योंकि छिपकली में क्वालिटी होती है पूंछ को पुनर्जीवित करने की, है ना, उसको पूंछ को दोबारा से लाने की। इसी प्रकार से मक्का का जो भ्रूण होता है, अवयस्क भ्रूण, उसमें पुनर्जीवित वाले ऊतक होते हैं, यानी कि अपने आप को डेवलप करने वाले, पूरा पौधा बनाने वाले हम कह सकते हैं। तो उसका रूपांतरण जो है इलेक्ट्रोपोरेशन तंत्र के द्वारा किया जा सका है। और ऐसा करने से क्या प्रॉफिट हुआ, हमें जो है मक्का अच्छी प्रजनन क्षमता वाला मिला, ये आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रोपोरेशन विधि में हमने एक्चुअल में क्या किया है, हमने एक पादप को उसका सस्पेंशन निलंबन लिया है, उसको एक विद्युत क्षेत्र से प्रवाहित किया है। तो इसमें जो धनायन होते हैं वो कैथोड की तरफ जो हैं, ऋणायन जो होते हैं वो एनोड की तरफ गति करते हैं। फिर जो कोशिका भित्ति है वो अध्रुवित हो जाती है। अध्रुवित का मतलब है कि कोशिका भित्ति पारगम्य हो जाती है। पारगम्य होते ही क्या होता है, आप जो डीएनए होता है बाहरी डीएनए को प्रवेश करा दो। तो ऐसा बहुत सारी फसलों में हो चुका है। इसके अलावा अल्प भ्रूण मक्का, जो है अल्प विकसित अवयस्क मक्का भ्रूण का जो रूपांतरण है वो इलेक्ट्रोपोरेशन तंत्र द्वारा किया जा सका है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, है ना।
चलिए भाई, अब देखो ये रहा इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन का डायग्राम है, आपकी पुस्तक में देके रखा हुआ है। यदि यहाँ पर आपको ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपको ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो आपकी पुस्तक में देखें। सबसे पहले हमने ये कोशिका भित्ति होती है और उसके अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली। कोई भी कोशिका होती है, ये याद रखना है, कोई भी कोशिका होती है, ये कोशिका है तो बाहर जो होती है वो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। और ये होती है कोशिका झिल्ली, जंतुओं में सीधे तौर पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पादप में कोशिका भित्ति। तो ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका की बाहरी जो है ये कोशिका भित्ति है और अंदर वाली जो है ये कोशिका झिल्ली है। फिर उसके बाद जो है कोशिका भित्ति हटाना। हमने क्या किया, हम सबसे पहले कोशिका भित्ति को हटाते हैं, है ना, उसको डीपोलराइज करते हैं, ये याद रखना है। अगर हमें कोशिका भित्ति को हटाना है तो इसके कई तरीके हैं। हम इसका जो है क्या कर सकते हैं, इसको लाइसिस कर सकते हैं। हम इस कोशिका भित्ति का हम कह सकते हैं कि अपघटन कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एंजाइम होते हैं, है ना, एंजाइम होते हैं। जैसे कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ग्लूकोज की बनी होती है तो ग्लूकोज एंजाइम हो गया। पैक्टिन की बनी होती है तो पैक्टिनेज एंजाइम हो गया। तो इन एंजाइम से हम क्या करते हैं, कोशिका भित्ति को घोल देते हैं और कोशिका भित्ति क्या होती है, हट जाती है ना। ये आपको याद रखना है। ये डीपोलराइज का मतलब यही था, है ना। प्लाज्मा झिल्ली, अब हमारे सामने क्या आ चुकी है, इस कोशिका की ये प्लाज्मा झिल्ली है। फिर वांछित डीएनए का जुड़ना, ये हमारा विदेशी डीएनए था और ये हमारी जो है कोशिका है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका। इस कोशिका में हमें क्या करना है, इस वांछित डीएनए को जोड़ना है। तो अब जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत का झटका देते हैं। क्या देते हैं, विद्युत का झटका। तो हमने क्या किया, विद्युतीय झटका। विद्युतीय झटका देने से क्या होता है, सुनिए ध्यान से, देखिए विद्युतीय झटका दिया। अब देखिए क्या लिख रहा है, अल्प समय में उच्च वोल्टेज के विद्युतीय झटके से कोशिका की झिल्ली में अस्थायी छिद्र बन जाते हैं जिनके द्वारा विदेशी डीएनए कोशिका में प्रवेश करता है। जब हमने देखो हमारी जो है यहाँ पर क्या है, कोशिका, और ये क्या है, कोशिका झिल्ली, क्योंकि हमने कोशिका भित्ति को हटा दिया है। कोशिका भित्ति को क्या है, हमने हटा दिया है। और ये हमारे पास डीएनए है जो एटी सॉल्यूशन में हमने रखा हुआ है, एटी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब हमने विद्युतीय झटका दिया, है ना। विद्युतीय झटका देने से क्या होगा, और कैसा दिया हमने, उच्च वोल्टेज का। कैसा दिया हमने भाई, झटका देंगे तो हम कैसा देंगे, उच्च वोल्टेज का। तो हमारी जो ये कोशिका भित्ति जो ऐसे थी, ऐसे कोशिका भित्ति थी, चारों तरफ कोशिका भित्ति थी, उसमें क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे छिद्र बन जाते हैं। कोशिका भित्ति में क्या होते हैं, छिद्र बन जाते हैं। और इन छिद्रों से क्या होता है, डीएनए को प्रवेश करवा दिया जाता है, डीएनए प्रवेश कर जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने विद्युतीय झटका दिया। यानी कि अल्प समय में उच्च वोल्टेज के विद्युतीय झटके से कोशिका की झिल्ली में अस्थायी छिद्र बन जाते हैं। याद रखना है, जो यहाँ पर जो छिद्र बनते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी। अस्थायी छिद्र बन रहे किसमें, कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में नहीं। कोशिका भित्ति को तो हमने पहले ही घोल दिया है, तो कोशिका झिल्ली में बन जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो कोशिका झिल्ली में यहाँ पर बन चुके हैं। अब क्या करते हैं हम, विदेशी डीएनए का कोशिका झिल्ली में बने अस्थायी छिद्रों के माध्यम से पलायन। अब क्या होगा, जो डीएनए है हमारे पास, वो कोशिका झिल्ली में जो छिद्र बने हैं उन छिद्रों के माध्यम से अंदर कोशिका के अंदर क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। फिर उसके बाद जो है कोशिका में विदेशी डीएनए के प्रवेश के बाद अस्थायी छिद्र बंद हो जाते हैं। जैसे ही जो विदेशी डीएनए है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, डीएनए को विदेशी डीएनए। ये विदेशी डीएनए जैसे ही कोशिका झिल्ली के छिद्रों से अंदर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा
तो जो कोष्ठा झिल्ली है अपने आप को पुनर्जीवित कर लेती है और पूरा का पूरा परफेक्ट वे में हो जाती है, छिद्र हट जाते हैं। यही बात इसमें बोली गई है कि कोशिका में विदेशी डीएनए प्रवेश के बाद अस्थायी छिद्र बंद हो जाते हैं एवं डीएनए केंद्रक में स्वतः प्रवेश कर जाता है। अब देखो, जो कोशिका होती है ये हमारी कोशिका है, तो आपको पता हो तो कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। अब डीएनए क्या करता है, जो बाहरी डीएनए था, जो विदेशी डीएनए था, जो कोशिका झिल्ली के माध्यम से, छिद्रित कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका के अंदर आता है, वह सीधा कहाँ चला जाता है, केंद्रक में प्रवेश कर जाता है। मतलब झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर जो कोशिकांड होता है केंद्रक, जिसमें जीन, डीएनए ये सब होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उसमें क्या ये है, जो विदेशी डीएनए वो प्रवेश कर जाता है। कहाँ पर प्रवेश कर गया, केंद्रक में। विदेशी डीएनए से रक्षितरत पादप कोशिका, तो अब यहाँ पर जो है जो कोशिका बनती हैं वो उसमें विदेशी डीएनए होता है। तो कोशिका जो बनती है उसमें क्या होता है, विदेशी डीएनए होता है। तो यही क्या कहलाता है, इसी को हमने कहा है कि बिना, मतलब इसकी जो पहली विधि है ये है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो याद रखना है, इलेक्ट्रोपोरेशन में हम विद्युतीय झटका देते हैं। बेसिक सी बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में लिखिए, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप ये लिख देना कि कोशिका, सबसे पहले एक पादप कोशिका ली जाती है, उस कोशिका में से जो है कोशिका भित्ति को हटाया जाता है। उसके बाद जो है उस कोशिका, मतलब जो कोशिका होती है उसको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। साथ में जो बाहरी डीएनए होता है, वांछित डीएनए होता है या विदेशी डीएनए होता है, उसको भी रखा जाता है। फिर उसके बाद जो है विद्युतीय झटका दिया जाता है। कम समय के लिए उच्च वोल्टेज का झटका दिया जाता है। झटका देने से क्या होगा, जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें छेद हो जाते हैं। छेद हो जाएंगे तो जो बाहरी डीएनए है वो छेद के अंदर कोशिका में प्रवेश कर जाता है। कोशिका में प्रवेश करने के बाद जो डीएनए होता है वो कोशिका झिल्ली में, मतलब कोशिका झिल्ली में प्रवेश करने के बाद जो है जो डीएनए होता है वो केंद्रक में प्रवेश कर जाता है। और केंद्रक में प्रवेश करने के बाद हमारा जो कार्य है वो पूरा हो जाता है ना। तो ये याद रखना है। तो कोशिका में हमने विदेशी डीएनए को पहुंचा दिया है इलेक्ट्रोपोरेशन विधि से। तो ये आप याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोपोरेशन की दो विधियां होती हैं। अब देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि भाई जीन स्थानांतरण की दो विधियों में सबसे पहली जो विधि हमने पढ़ी, वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष स्थानांतरण विधि। उस विधि में भी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर भी दो विधियां हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर भी दो विधियां हैं, निम्न वोल्टता दीर्घ स्पंद, उच्च वोल्टता लघु स्पंद। मतलब ये है कि भाई निम्न वोल्टता पर भी हम जो है कार्य कर सकते हैं और उच्च वोल्टता पर भी कार्य कर सकते हैं। तो निम्न वोल्टता दीर्घ स्पंदों में अस्थायी रूपांतरणों की दर अधिक होती है, जबकि उच्च वोल्टता लघु स्पंदों, मतलब कम समय, है ना, ऐसा आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कम समय की बात हो रही है ना। उच्च वोल्टता में स्थायी रूपांतरण की दर अधिक होती है। देखिए, हमने जो रूपांतरण किए वो दो प्रकार के होते हैं भाई। जो रूपांतरण है वो स्थायी भी हो सकता है और रूपांतरण अस्थायी भी हो सकता है, ये याद रखना है ना। तो इसमें यदि हम उच्च वोल्टता ले रहे हैं तो स्थायी रूपांतरण की दर क्या होती, ज़्यादा होती है, और अस्थायी जब हम निम्न वोल्टता ले रहे हैं और दीर्घ स्पंद, मतलब निम्न वोल्टता अधिक समय के लिए निम्न वोल्टता का उपयोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोपोरेशन विधि में। ऐसी स्थिति में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, अस्थायी स्थानांतरणों की दर क्या होगी, अधिक होगी। तो ये भी याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। उच्च वोल्टता निम्न स्पंदन या कम स्पंदन, लघु स्पंद, किस ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोपोरेशन की किस विधि में स्थायी स्थानांतरण की दर अधिक होती है,
दोबारा सुनिए प्रश्न। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, इलेक्ट्रोपोरेशन की किस विधि में, ये दो विधि हैं, स्थायी इस रूपांतरण की दर अधिक होती है। यानी कि जो हमने चेंजेस किया वो स्थायी हो जाता है ना। तो ये बात हो रही है यहाँ पर। तो याद रखना है आपको, उच्च वोल्टता लघु स्पंदन यानी कि कम समय के लिए हम उच्च वोल्टता यदि दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखो हमने क्या यूज किया है, उच्च वोल्टेज, अल्प समय और उच्च वोल्टेज, यानी कि स्थायी रूपांतरण की दर यहाँ पर ज्यादा होगी, ये याद रखें। लाभ, यह सस्ती, तीव्र और न्यूनतम विषाक्तता वाली विधि है। यह लाभ क्या है किसका, इलेक्ट्रोपोरेशन विधि का। किसका, इलेक्ट्रोपोरेशन विधि का लाभ क्या है, यह सस्ती, तीव्र व न्यूनतम विषाक्तता वाली विधि है। क्लियर है, इसको लिखें, नोट डाउन करें। हानि क्या है इस विधि में, इस विधि की मुख्य हानि प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता है, इसलिए ये सभी पादप तंत्र पर लागू नहीं होती। अब विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज हैं, इसका मतलब क्या है कि इस विधि की मुख्य हानि है प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता। इसको समझिए, ये क्या है, कोशिका है, क्या है, कोशिका है, और ये क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, भारी कोशिका भित्ति होती है। ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। हमने इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या किया था, बोलो बोलो, हमने इस कोशिका भित्ति को क्या किया था, हटाया था, कोशिका भित्ति को हटाया था। तो हटाने के बाद जब हमने कोशिका भित्ति को हटा दिया तो क्या क्या बची, ये जो कोशिका है, कोशिका से हमने क्या किया, कोशिका भित्ति को क्या किया, हटा दिया, तो क्या बची, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, तो देखिए कोशिका झिल्ली युक्त कोशिका, यानी कि कोशिका भित्ति को हटाने के बाद, ध्यान से सुनना, कोशिका भित्ति को हटाने के बाद कोशिका झिल्ली युक्त कोशिका, कोशिका झिल्ली युक्त कोशिका को हमने क्या नाम दे दिया, प्रोटोप्लास्ट। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि हमें इस इलेक्ट्रोपोरेशन विधि के लिए प्रोटोप्लास्ट की क्या होती है, इस प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये जो नई शब्दावली है प्रोटोप्लास्ट, तो क्वेश्चन आ सकता है प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं। तो कोशिका से कोशिका भित्ति हटाने के बाद जो भी कुछ बचा है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो यही बात इसमें बोली गई है, इस विधि की मुख्य हानि प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता, क्योंकि हमें इस विधि में प्रोटोप्लास्ट चाहिए, इसलिए ये सभी पादप तंत्र पर लागू नहीं होती है, क्योंकि बहुत से पादप तंत्र में कोशिका भित्ति बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। यह विधि केवल उन पादप तंत्रों पर ही लागू होती है जिनमें प्रोटोप्लास्ट पुनर्जनन क्षमता अधिक होती है। इसका मतलब समझिए, है ना, उनमें प्रोटोप्लास्ट पुनर्जनन क्षमता का मतलब क्या है कि हम जब इलेक्ट्रोपोरेशन विधि का उपयोग करते हैं तो आपको पता हो तो हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टता, कम समय के लिए हम विद्युत का झटका देते हैं। विद्युत का झटका देने से क्या होगा, कोशिका में छेद हो जाते हैं। छेद हो जाने के बाद जो डीएनए है वो प्रवेश करने के बाद कोशिका के जो छेद होते हैं वो भर जाते हैं और कोशिका झिल्ली अच्छे से बन जाती है। ये कोशिका झिल्ली अच्छे से क्यों बनती है, क्योंकि कोशिका झिल्ली में क्या होता है, पुनर्जनन की क्षमता होती है। जैसे मैंने बताया था ना, छिपकली की पूंछ काट दो तो छिपकली की पूंछ दोबारा से आ जाती है, क्योंकि पुनर्जन्म की क्षमता होती है। इसी प्रकार से प्रोटोप्लास्ट मतलब ये वाला भाग, यानी कि ये प्रोटोप्लास्ट में पुनर्जनन की क्षमता अधिक होती है, वहीं पर ये लागू होती है ये विधि। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें पुनर्जनन क्षमता चाहिए। मतलब हमने जब काम कर दिया तो कोशिका झिल्ली में जो छिद्र हुए हैं वो पूर्ण रूपेण छिद्र भर जाएं, और इसी को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट पुनर्जनन क्षमता। यानी कि जो कोशिका झिल्ली में जो हमने विद्युत झटका देकर जो छिद्र बने थे, डीएनए का प्रवेश करा दिया,
तो हमने जब वो झटका को हटा देते हैं तो कोष्ठा झिल्ली की वो क्षमता जो अपने आप को पूरी एक कोष्ठा झिल्ली बना सकती है, उसी को हम पुनर्जनन क्षमता कहते हैं। तो जिस जिस भी कोशिका में प्रोटोप्लास्ट पुनर्जनन क्षमता होगी, मतलब अपने आप को पूरा बनाने की क्षमता होगी, वही उसी में वहाँ पर ही इलेक्ट्रोपोरेशन विधि का उपयोग किया जाता है। तो हानि क्या हो रही? हानि ये है कि हमें प्रोटोप्लास्ट की इसमें आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सभी पादप तंत्र पर यह लागू नहीं होती है। ये याद रखना है, यह जो इलेक्ट्रोपोरेशन विधि है ये केवल उसी पादप तंत्र पर लागू होती है जहाँ पर प्रोटोप्लास्ट पुनर्जनन की क्षमता अधिक होती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट रन विधि है ना। चलो भाई देखिए, आ जाइए। शॉर्ट रन या बायोलिस्टिक विधि, देखिए इस विधि में अब ये दूसरी विधि है। किसकी विधि? याद रखना है हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए भूल मत जाना। वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण की, प्रत्यक्ष रूपांतरण की पहली विधि क्या हमने पढ़ ली? इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या पढ़ी हमने? इलेक्ट्रोपोरेशन। दूसरी हम क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट रन या बायोलिस्टिक विधि। दूसरी क्या है? शॉर्ट रन या बायोलिस्टिक विधि। तो याद रखना है इसकी वाहक अणु रहित विधि की हम शॉर्ट रन या बायोलिस्टिक विधि पढ़ते हैं। इसमें देखो, इस विधि में वांछित डीएनए को टंगस्टन या सोने के कणों से लिपटाकर गन की सहायता से, है ना, ये मानो ये सोने के कण हैं, ये सोने के कण हैं। इस सोने के कण पर हमने क्या किया? डीएनए को यहाँ पर डीएनए को जोड़ लिया। तो हमने गन लोड की। गन में क्या है? ये पूरा जो है सोने के कण या टंगस्टन के कण जिस पर डीएनए उपस्थित हैं। तो गन की सहायता से पादप कोशिका में, ये क्या है? ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका है। इस पादप कोशिका में किसकी सहायता से? गन की सहायता से पादप कोशिका में जो है डीएनए को प्रवेश कराया जाता है। इन कणों को माइक्रोप्रोजेक्टाइल कहते हैं। इन कणों को माइक्रोप्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये याद रखना है, ये जो कण होते हैं वांछित डीएनए सहित जो टंगस्टन या सोने के कण होते हैं, इनको माइक्रोप्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि माइक्रोप्रोजेक्टाइल क्या होता है? टंगस्टन या सोने के कणों से लिपटते हुए डीएनए कण, ऐसा कह सकते हैं। तो ये याद रखना है। हेलो, चलो तो देखो, इसको हम कहते हैं माइक्रोप्रोजेक्टाइल, है ना। जो हमने कण जो गन में लोड किए ना, और हमने सीधा पादप कोशिका में इजेक्ट कर दिया, पादप कोशिका में सीधा प्रवेश करा दिया, इसे ही शॉर्ट गन या बायोलिस्टिक गन कहते हैं। इसमें जो हम कण यूज करते हैं उसको माइक्रोप्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो हमने गन में क्या लोड किया? हमने गन में माइक्रोप्रोजेक्टाइल को लोड किया, या हम ये कह सकते हैं ये बंदूक की कारतूस है, बंदूक की कारतूस। ये ध्यान रखें, ये क्या है? माइक्रो प्रोजेक्टाइल क्या है? ये जो गन है, बंदूक है, इसकी कारतूस क्या है? माइक्रो प्रोजेक्टाइल। हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल को उसमें लोड करते हैं और सीधे पादप कोशिका में इजेक्ट कर देते हैं। इस गन के निम्न भाग होते हैं, जो गन होती है इसके निम्न भाग होते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? जो बंदूक है, बंदूक के बारे में बात हो रही है। गन के भाग, सबसे पहला है गैस त्वरण नली, दूसरा है प्लास्टिक झिल्ली या स्थूल वाहक जिस पर माइक्रो प्रोजेक्टाइल
चिपके रहते हैं। देखो माइक्रो प्रोजेक्टाइल कहाँ चिपके रहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो बायोलिस्टिक गन होती है, क्या क्वेश्चन बनेगा, बायोलिस्टिक गन, क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो बायोलिस्टिक गन होती है, गन का भाग क्या है, स्थूल भाग या प्लास्टिक झिल्ली जिस पर माइक्रो प्रोजेक्टाइल चिपके रहते हैं। तो याद रखना है बायोलिस्टिक गन के किस भाग पर माइक्रो प्रोजेक्टाइल यानी कि कारतूस लगा होता है, तो ये याद रखना है प्लास्टिक झिल्ली या स्थूल भाग पर। फिर उसके बाद जो है तीसरा इसका भाग होता है अवरोधक स्क्रीन होती है, और चौथा होता है टारगेट। क्लियर है। इस विधि में सुनिए, इस विधि में 1 माइक्रोमीटर व्यास के सूक्ष्म कणों पर डीएनए का लेप करने के लिए इन्हें डीएनए के घोल में मिलाकर तीव्र गति से हिलाते हैं। हम क्या करते हैं, ये मानो यहाँ पर जो है क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर जो है एक घोल है, क्या है, घोल है, और घोल किसका है, CaCl2 CaCl2 की जो है 0.25 से 2.5 मात्रा है ml का जो है, मतलब बना हुआ है ये घोल जो है ना। मोर्टेलिटी जो है एक केमिस्ट्री की यूनिट है ये, और प्लस और क्या है इसमें, स्पर्मिडिन 0.1%। तो देखो ये अपने पास घोल है, ये मानो कि कोई ऐसे मान लो कोई भी साधन मान लो, जो बीटर मान लो, या कोई भी वस्तु जिसमें हमने घोल रखा हुआ है। घोल किसका बनाया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। घोल हमने बनाया CaCl2 प्लस स्पर्मिडिन। तो याद रखना है बायोलिस्टिक गन विधि में क्वेश्चन आ सकता है, बायोलिस्टिक गन विधि में जो घोल बनाया जाता है वो किस चीज़ का बनाया जाता है, तो CaCl2 प्लस स्पर्मिडिन, यही याद रख लेना, मात्रा बली याद मत रखना, है ना। तो किसका, CaCl2 प्लस स्पर्मिडिन, ये याद रखना है। हमने घोल बना लिया। अब क्या करते हैं, यहां पर जो है क्या है, टंगस्टन के कण, यहां पर ये बहुत सारे, यहां पर क्या पड़े हुए हैं, सोने के कण, सोने के कण कह दो या टंगस्टन के कण पड़े हुए हैं। और इसी में हम क्या डाल देते हैं, इसी में प्यारे विद्यार्थियों हम डीएनए डाल देते हैं। डाल दिया। अब देखो हमारे पास एक ऐसा मान लो एक बीटर है, जैसे बीटर में घोल है, घोल किस चीज़ का है, CaCl2 स्पर्मिडिन का है, इसमें सोने के कण हैं और डीएनए भी हमने डाल दिया है। अब हम क्या करते हैं, तीव्र गति से इसको हिलाते हैं। क्या करते हैं, तीव्र गति से हिलाते हैं किसको, इस पूरे बीटर, इस पूरे सिस्टम को। इस सिस्टम में क्या है, सोने के कण हैं, डीएनए है और घोल है। हिलाया, हिलाने के बाद अब जो है माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए को अवक्षेपण के बाद सूखने देते हैं। यानी कि देखिए अब इस पर क्या है, जो सोने के कण या टंगस्टन के जो कण थे उस पर हिलाने के बाद जो है डीएनए के क्या होते हैं, कण उस पर जो है चिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं। तो अब हम इसे क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए कहते हैं। तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए को अवक्षेपण के बाद सूखने देते हैं, यानी कि इसमें अवक्षेपण कर देते हैं, है ना। बहुत सारे जो मतलब जो और भी चीज़ें हैं उनको हटा देते हैं। बाकी जो ऐसे सोने के कण जो डीएनए से लेपित हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे सोने के कण जो डीएनए से लेपित हैं उन्हीं कणों को जो है इसमें रखा जाता है, उनको सूखने दिया जाता है। भाई सीधी सी बात है, सोने के कण यदि जिन सोने के कणों पर डीएनए लेपित, तो डीएनए का लेप लग गया, डीएनए जुड़ गया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड डाल देंगे। इस गोल में क्या डाल दो, इलेक्ट्रोड डाल दो। इलेक्ट्रोड डाल दो तो ये जो सोने के कण जो डीएनए सहित हैं ये किधर की तरफ गति करेंगे, ये एनोड की तरफ गति करते हैं, क्योंकि डीएनए पर क्या होता है, डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये कण जो है कहाँ की तरफ गति करते हैं, एनोड की तरफ। यानी कि एनोड पर हम क्या करेंगे, एनोड पर जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल जो डीएनए है
उसको हम क्या करेंगे, उसका अपक्षेपण करेंगे। अपक्षेपण कहाँ पर होगा, एनोड की तरफ होगा। क्लियर है। सोने के कण हिलाने के बाद, ये से पूरे सिस्टम को हिलाने के बाद सोने के कण मतलब सोने के कणों पर डीएनए जब चिपट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो अब इसको सूखने देते हैं। क्लियर है, सूखा लिया हमने। क्लियर है, चलो अब देखो ये शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन विधि है। अब ये इसके भाग हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एकदम ये गन चलाई जाती है। ये स्थूल भाग है जिसमें माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए होते हैं, और जैसे ही हमने ये चलाई तो ये सीधा जो है यहाँ पर अटैक करती है और पादप कोशिका में जो है डीएनए प्रवेश कर जाता है। तो ये कोई खास बात इसमें ज़्यादा है नहीं। अब देखो इसके बाद, अब देखो कहाँ पर बात हो रही थी अपनी, यहाँ पर, है ना। यानी कि अब क्या किया हमने, माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए को अवक्षेपण के बाद सूखने दिया। चलो सुखा दिया हमने माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए को। इसके बाद गन में स्थूल भाग को सही स्थान पर फिट कर आंशिक निर्वात उत्पन्न किया जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, गन में स्थूल भाग को सही स्थान पर फिट करते हैं। याद करो ये स्थूल भाग क्या है, स्थूल भाग वो है जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल, स्थूल भाग वो है जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए को रखता है। ये याद रखना है। यानी कि गन में जो स्थूल भाग है वो क्या है, स्थूल भाग माइक्रो प्रोजेक्टाइल जो डीएनए होता है वो स्थूल भाग के पास रहेगा, है ना। ये मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि जो है जो स्थूल भाग होता है जिस पर माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए चिपके रहते हैं। तो हमने यही किया कि गन में स्थूल भाग को सही स्थान पर फिट कर दिया, आंशिक निर्वात उत्पन्न कर दिया। आंशिक निर्वात का मतलब है कि वायु का निष्कासन कर दिया। एक हमने इस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं कर ली जिससे संविदारण डिस्क फट जाए। संविदारण डिस्क फटने से प्रघाती तरंग उत्पन्न होती हैं जिससे स्थूल भाग का त्वरण होता है। सेम ऐसे ही है, हमने कोई सही स्थान पर जो है आंशिक निर्वात उत्पन्न कर लिया जिससे संविदारण डिस्क जो है फट जाती है। ऐसे मान लो जैसे बंदूक है, बंदूक में हमने कड़क का दबा दिया हो, बंदूक का जो है, बंदूक का कड़क दबाने से क्या होगा, एकदम बंदूक में जो है एकदम भाई अंदर जो है वो रिएक्शन हो रही है एकदम बहुत तेज वाली, और फिर वो गोली पे जाके ऐसे लगेगा और गोली एकदम वहाँ से निकलेगी। तो सेम वही है, जैसे ये मान लो संविदारण डिस्क फट जाए। अब इसका मतलब है संविदारण डिस्क मतलब जो है ऐसे मान लो वो पिस्टल का कड़का, कड़का क्या कहेंगे आप वो देख लेना, है ना, क्या कहेंगे उसको चलाने वाला, ट्रिगर। हाँ, ये मान लो ये बंदूक का ट्रिगर है, ट्रिगर फट गया तो ट्रिगर यानी कि संविदारण डिस्क फटने से प्रघाती तरंग उत्पन्न होती है। यानी कि जैसे ही आपने ये ट्रिगर दबाया बंदूक का तो अंदर बहुत अंदर जो है वो पूरी बंदूक में जो है एकदम वो तेज वाला वो आता है ना। इट्स चलिए, है ना। तो अब देखिए जिससे स्थूल घात का त्वरण, ये हमने बात कर ली, फटने से प्रघाती उत्पन्न होता है जिससे स्थूल भाग का त्वरण होता है। स्थूल घात का त्वरण का मतलब है सीधी सी बात है जो गोली है वो एकदम छूटने वाली है। जब स्थूल भाग अवरोधक स्क्रीन से टकराता है तो इससे चिपके सूक्ष्म कण स्क्रीन में से होकर नीचे रखी कोशिकाओं तथा उनके केंद्रकों में प्रवेश कर जाते हैं। इस विधि द्वारा सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, गेहूं, पपीता आदि में जीन स्थानांतरण किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, गन चलाई और गन से जो है अवरोधक स्क्रीन क्या होती है, अवरोधक स्क्रीन से टकराता है और इससे चिपके सूक्ष्म कण स्क्रीन में से गुजरकर, है ना, गुजरकर नीचे रखी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। ये सीधी सी बात है। हमने यहाँ पर ये स्थूल भाग है जिसको हमने यहाँ पर जो है फिट किया हुआ है और इसी में हम फिट करते हैं जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए होते हैं। ये याद रखना है। ये सविसरण जो है डिस्क है ना, ये याद रखना है। ये यहाँ से फटेगी जब चलेगी, यहाँ से गैस त्वरण ट्यूब है और सीधा ये अवरोधक पर्दा है ना। पर्दे में से
ये जो डीएनए लो पे जो सूक्ष्म कण होते हैं, डीएनए वाले जो कण होते हैं सीधे आते हैं और सीधे प्लांट की कोशिकाओं में सीधे घुस जाते हैं। इतने छोटे छोटे होते हैं कि प्लांट की कोशिकाओं में घुस जाते हैं। लाभ देखिए, यह एक सुरक्षित व साफ सुथरी विधि है। यह व्यवस्थित व प्रभावी पुनर्जनित ऊतक बनाने की विधि है। यहाँ से सुनिए, प्रभावी पुनर्जनित ऊतक बनाने की विधि है जो कि जीन को सर्वोत्तम जर्म प्लाज्म में प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान करती है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि जर्म प्लाज्म का तात्पर्य मैं बता चुका हूँ। जर्म प्लाज्म मतलब जीनों का पूरा जो समूह है वहाँ की बात हो रही है। तो यह एक सुव्यवस्थित प्रभावी पुनर्जनित ऊतक बनाने की विधि है। यानी कि इस विधि के द्वारा, बायोलिस्टिक विधि के द्वारा हम पुनर्जनित ऊतक बना सकते हैं। इसका मतलब है, पुनर्जनित ऊतक का मतलब है कि अगर कोई यूनिट ऊतक का कोई भी भाग खराब हो जाए तो वो अपने आप को नया बना सकता है, जो कि जीन को सर्वोत्तम जर्म प्लाज्म में प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान करती है। ऐसी जातियां जो सरलता से रूपांतरित नहीं होती हैं, जैसे रीटेल्सिट्रेंट का मतलब है जो बहुत ज़्यादा विपरीत जलवायु परिस्थितियों में भी उन पर कार्य नहीं किया जा सकता है। ऐसी प्रजातियां रीटेल्सिट्रेंट होती हैं। जैसे बीज में भी आपने पढ़ा होगा, एक ऑर्थोडॉक्स बीज होता है, रीटेल्सिट्रेंट होता है। तो याद रखना है, ऐसी जातियां जो सरलता से रूपांतरित नहीं होती हैं, यानी कि उनमें हम डीएनए को प्रवेश सरलता से नहीं करा सकते हैं, उन जातियों का रूपांतरण इस विधि द्वारा कर अनेक ट्रांसजेनिक पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं। तो याद रखना है, ये इसके लाभ हैं। अब बेसिक बात है, कुछ हानियां भी हैं। इस विधि से ट्राइमेरिक पादपों का उद्गम होता है। अब देखो एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बता दूं, है ना। अभी एट प्रेजेंट में मुझे नहीं पता ट्राइमेरिक पादप उन्होंने जो लिखा है इसका क्या मतलब है ना। और जहाँ तक कि मुझे ट्राइमेरिक पादप जो समझ में आता है यहाँ, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई आपकी पुस्तक में 12वीं क्लास में तो नहीं देनी चाहिए थी, ये पीएचडी लेवल की जो है बातें थी। ट्राइमेरिक पादपों का उद्गम होता है इस विधि से। ये हानियाँ हैं, मतलब जिसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिले और डीएनए के बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिले, इस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें हो सकती हैं। बस आप तो याद रख लेना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस विधि से ट्राइमेरिक पादपों का उद्गम होता है, ध्यान से सुनना, किस विधि से ट्राइमेरिक पादपों का उद्गम होता है, अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप कर लेना बायोलिस्टिक शॉटगन विधि से। बॉम्बार्डमेंट, प्रक्षेपण की गति पर। बॉम्बार्डमेंट का क्या मतलब है, जैसे ये प्लांट है, हाँ ये क्या है, पौधा है ना। तो पौधे पर जो है जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए की बमबारी, जो हम प्लांट पर जो है बमबारी करते हैं ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेपण कहा गया है। यानी कि माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए की बमबारी जो अभी हम कर रहे थे शॉटगन विधि से, और प्लांट पर कर रहे थे ना, पौधे पर जो है ये बमबारी, ये देखो, ये यहाँ से देखो, ये हम प्लांट पर, ये प्लांट उगा हुआ है यहाँ, इस पर हम बमबारी कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रक्षेपण। यानी कि बॉम्बार्डमेंट की गति पर नियंत्रण नहीं होता, जिससे, अब सुनना ध्यान से, इसकी ये हानि है। बायोलिस्टिक शॉटगन विधि में गन दबा दी, गन दबाने के बाद ये बताओ, जैसे बंदूक है, बंदूक में आपने गोली चला दी, तो क्या आप गोली चला दी तो उसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। चल दी मतलब चल दी, एक बार मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आते हैं, ना उनको कंट्रोल किया जा सकता है। आप तो नहीं कर सकते। कोई दीवार आ रही, दीवार में जाके घुसेगी, इंसान आ रही तो इंसान में जाके, वही बात बोल रही है, बोला जा रहा है यहाँ पर कि प्रक्षेपण की गति पर नियंत्रण नहीं होता है, कोई भी कंट्रोल नहीं होता है ना। जो भी माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए एक बार निकल गए तो निकल गए, अब वो कहीं भी जाके लग सकते हैं, होता है, जिससे लक्ष्य को, उसका टारगेट सेल को भारी मात्रा में नुकसान पहुंच सकता है। एक्चुअली टारगेट सेल
जो भी टारगेटेड सेल होती है वहाँ पर भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि गति पर नियंत्रण नहीं है। किस पर नियंत्रण नहीं है? गति पर। तो इस चीज़ का विशेष दौर ध्यान रखा जाता है कि कितनी तो दूरी से हम उस जो है शॉर्ट गन को चला रहे हैं। पास में जाके चला रहे हैं तो गति बहुत तेज़ लगेगी भाई। जैसे आप बंदूक को दूर से चलाओ, बहुत दूर किसी को टारगेट करना है, ये पास में टारगेट करना है। पास में अगर किसी को आप टारगेट कर रहे हैं तो कहानी खत्म। दूर टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बच सकता है। तो इसमें यही है कि हम जो भी शॉर्ट गन से, हम बंदूक से जो भी माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए को पौधे पर गिरा रहे हैं, बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो हमारा कोई उसकी गति पर, उसकी वेलोसिटी पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए टारगेट जो कोशिका होती है उसके नुकसान पहुंचने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये मैंने आपको जो है पढ़ा दिया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।